नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का जीडी कॉलेज बेगूसराय के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एमए थर्ड सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हम लोग इंडियन लॉजिक पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से बौद्ध और न्याय दार्शनिकों में ज्ञान के विचार को लेकर मतभेद है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध मत के जो चार संप्रदाय थे, वैभाषिक, स्वतांत्रिक, विज्ञानवादी और माध्यमिक शून्यवादी, इनमें से वैभाषिक और स्वतांत्रिक बाह्य सर्वस्तित्ववादी हैं और विज्ञानवादी और माध्यमिक शून्यवादी किस प्रकार से बाह्य जगत को नहीं स्वीकार करते हैं। इसकी चर्चा के बारे में तो अब हम लोग देखेंगे कि इस विचार का बाह्यार्थ जो निषेध है उसका किस प्रकार से हम भारतीय चिंतन परंपरा में न्यायिकों द्वारा जो बौद्धों की आलोचना है, खंडन है, उसको देखते हैं। बौद्धों के विरुद्ध जो कि रूपेण बाह्यार्थ अस्तित्व को स्वीकार करते की महत्ता को स्वीकार करते हैं, उसको वास्तविक मानते हैं, वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवादी दर्शन होने के कारण न्याय दर्शन बौद्ध दार्शनिकों की, बौद्ध दार्शनिक परंपरा की पूर्ण रूपेण आलोचना करते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जो महायान बौद्ध दार्शनिक हैं उनके मत में बाह्य पदार्थ का, बाह्य जगत का अस्तित्व नहीं है। उसमें भी जो विज्ञानवादी हैं वो तो अंतर जगत के अनुभवों में उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, किंतु माध्यमिक शून्यवादी आंतरिक जगत का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। न्यायिकों का कहना है यदि बाह्य जगत की सत्ता नहीं है, यदि हम बाह्य जगत की सत्ता को ना स्वीकार करें तो फिर हमें पदार्थ का ज्ञान कैसे हो, और बिना पदार्थ के ज्ञान के मुक्ति का विचार भी निरर्थक हो जाएगा। ऐसे में न्यायिकों ने बौद्धों के विरुद्ध कई तर्क दिए हैं और उन तर्कों के आधार पर वो बौद्धों की आलोचना करते हैं। न्यायिकों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जो विचार का आरंभ होता है वह विचार की क्रिया को स्वीकार करना पड़ता है, और जो क्रिया को स्वीकार करता है वह इस जगत के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, क्योंकि विचार और
वस्तुओं की यथार्थ सत्ता एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के पूरक। जैसा कि उद्बोधकर कहते हैं, विचार द्वारा पदार्थ का विश्लेषण हो सकता है, तो पदार्थ असत नहीं, पदार्थों की सत्ता नहीं है, तो विचार द्वारा पदार्थों का विश्लेषण करना संभव नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्याय दर्शन न्यायिक बौद्ध महायानियों के इस मत से सहमत नहीं है कि वस्तुओं का बाह्यार्थ अस्तित्व नहीं। अब अगर हम दूसरे आधार को देखें, जिस आधार पर न्यायिक बौद्धों की आलोचना करते हैं, तो वह एक है वो सपने की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं। ड्रीम या सपने में क्या होता है कि जैसे जो महायान बुद्धिस्ट हैं वो बाह्य जगत को सपने जैसा मानते हैं। तो न्यायिकों का कहना है कि बिना बाह्य जगत के आंतरिक जगत में कुछ होगा ही नहीं और सपने का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि सपने का कारण बाह्य जगत ही होता है। जो कुछ भी हम सपनों में देखते हैं, सपने में देखते हैं, उसका कारण, उसका आधार हमेशा बाह्य जगत ही होता है। यदि बाह्य जगत ही नहीं रहेगा तो स्वप्न कैसे आएगा, स्वप्न कैसे होगा। हमें विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से युक्त जगत है, यह सत्य है। इस जगत के कारण ही हमको बाह्य जगत का, आंतरिक जगत में जो अनुभूतियाँ होती हैं, आंतरिक जगत में जो कुछ प्रतीत होता है वह है। और एक अगला आधार या तर्क है जिसके आधार पर न्यायिक बौद्धों की आलोचना करते हैं, महायान बौद्धों की आलोचना करते हैं, वह है भ्रम और सत्य का अंतर। जैसा हम सबको पता है कि हम जानते हैं कि भ्रम क्या होता है और सत्य ज्ञान क्या होता है। तो यदि हम बाह्य जगत का अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें भ्रम और सत्य में अंतर कर पाने का कोई दूसरा आधार नहीं होगा। जैसे अगर कोई चीज केवल प्रतीति मात्र है, जो हमें अनुभव हो रहा है वह केवल प्रतीत मात्र ही है, तो फिर जो बाह्य जगत है और जो कल्पना है या भ्रम है, उन दोनों में हम अंतर कैसे करें। जैसे जब हम रस्सी में सर्प देखते हैं तो इसे हम भ्रम कहते हैं, क्योंकि वह बाह्य जगत में वास्तविक रूप से उस रस्सी में सर्प नहीं था। अगर सब आंतरिक ही होता तो जब हमें रस्सी में सर्प दिख रहा है तो उसको हम यथार्थ मानना पड़ता, और जो रस्सी में सर्प है वह ज्ञान और रस्सी में रस्सी का ज्ञान में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो कब वह भ्रम था, कब सत्य है, इसका आधार क्या होता है, बाह्य जगत होता है। आप लोगों को अगर कोई जिज्ञासा होगी, कोई प्रश्न होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक जो बौद्धों की एक विशेष तत्वमीमांसीय सिद्धांत है क्षणिकवाद, वो बौद्धों का जो सिद्धांत है क्षणिकवाद, उसके अनुसार जो वस्तु का अस्तित्व है वह क्षणिक है। क्षणिकवाद में विश्वास, चाहे वो
हीनयानी हो या महायानी हो, सौतांत्रिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी, कोई भी हो, वो सभी इस क्षणिकवादी विचार में विश्वास रखते हैं। क्षणिकवादी विश्वास के अनुसार वस्तुओं का जो अस्तित्व है वो एक क्षण मात्र। क्षण क्या होता है? परिभाषित किया गया है जितने समय में, समय की वह न्यूनतम इकाई है, जितने समय में कोई वस्तु स्वलक्षण उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और साथ ही में नष्ट होने से पहले नई उत्पत्ति कर देता है, ये जो समय है, इस समय को क्षण कहते हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में इसको समय के भाग के रूप में भी विभाजित करने की कोशिश की है, लेकिन जो मुख्य रूप से एक सभी द्वारा ग्राह्य है वो यही है, किसी चीज को उत्पन्न होने में, नष्ट होने में और अगले चीज को उत्पन्न करने में जो समय लगता है वह क्षण है। तो बौद्धों के अनुसार सभी चीज का अस्तित्व क्षण भर में है और स्वलक्षण ही प्रमुख आधार है। स्वलक्षण क्या होता है? स्वयं असाधारण लक्षणम स्वलक्षणम। जो किसी भी तत्व में असाधारण लक्षण होता है वह स्वलक्षण होता है। ये असाधारण लक्षण क्या होता है? असाधारण लक्षण मतलब होता है जो केवल उसी में पाया जाए, उसके अतिरिक्त और किसी में न पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? असाधारण लक्षण। स्पष्ट है? आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कमेंट इफ माय वॉइस इज कम। अगर हमारी आवाज आ रही है, माय आवाज, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को मैं सुनाई दे रहा हूँ? ओके। सो जो बौद्ध दर्शन का क्षणिकवादी विचार है, न्यायिक उसकी बड़ी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार यदि बाह्य पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करना है तो उसे हम क्षणिक नहीं मान सकते। पदार्थों को क्षणिक मानने का मतलब यह हुआ कि हमें तो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह भूतकाल की किसी अन्य वस्तु का प्राप्त हो रहा है और वर्तमान में जो वस्तु है कोई और है। देखिए, ऐसे समझने की कोशिश, अगर चीजें क्षण भर के लिए हैं, अभी हम जिस चीज को जान रहे हैं वो एक क्षण पहले कुछ और थी, तो जब तक जानने की प्रक्रिया संपन्न हुई, जब तक हमको लगा अच्छा हम ये जानते हैं, तब तक वो वस्तु तो खत्म हो गई। तो ऐसा कैसे संभव है? तो जो हमको ज्ञान हो रहा है, जो हम जान रहे हैं, वो वस्तु तो रही ही नहीं। तो जो कारण से वस्तु प्राप्त हुई है वो तो बदल गई। इस आधार पर न्याय दर्शन के दार्शनिक आलोचना करते हैं बौद्ध दार्शनिकों की। लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध दार्शनिक कुछ और कह रहे हैं। उनकी एक जो क्षणिकवादी विचार है वो संतति की वो संतति की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो चीजें उत्पन्न हो रही है पूर्णतया नवीन नहीं, वो अपने जो पूर्ववर्ती है उस पर आश्रित है, वो उसका कारण है। और जिसका हमको अनुभव हुआ था स्वलक्षण, वो हमारी स्मृति में चला जाता है और स्मृति के आधार पर उसका ज्ञान होता है। इसीलिए हम देखेंगे कि बौद्ध दर्शन में केवल दो प्रमाण स्वीकार किए गए, प्रत्यक्ष और अनुमान। और जो प्रत्यक्ष के द्वारा हमें स्वलक्षण का ज्ञान होता है, जबकि अनुमान के द्वारा सामान्य लक्षण का। इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। तो हमें वर्तमान काल, न्यायिकों का यह कहना है कि हमें वर्तमान काल में हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा वस्तु का, अतः यह समस्या है। किंतु सभी बौद्ध
बाह्य एवं मानसिक जगत को असत्य नहीं मानते, अतः वह ज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हैं। वैभाषिकों के अनुसार बाह्य जगत के संपर्क में आकर इंद्रिय एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न करती है। इन संस्कारों से चित्त जो है प्रबुद्ध होता है। चित्त मतलब मन कह सकते हो एक प्रकार का। और उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। इससे चित्त से भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। वैभाषिक मत में किसी भी अर्थ की प्राप्ति के लिए उसका सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। वैभाषिक यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो अप्रमा है वह सम्यक ज्ञान नहीं। आचार्य धर्म कीर्ति के अनुसार, जो कि बौद्ध न्याय या बौद्ध लॉजिक के बहुत बड़ा स्थान है, धर्म कीर्ति ने न्याय बिंदु पर टीका लिखी है, जो बौद्ध दर्शन के, बौद्ध न्याय की ज्ञान मीमांसा, बौद्ध तर्क शास्त्र की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें जो पहला सूत्र है, पहला श्लोक है, वही है सम्यक ज्ञान से सभी पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। सम्यक ज्ञान सकल पुरुषार्थ सिद्धि। तो सम्यक ज्ञान से सकल पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे पुरुषार्थ शब्द, जो वैदिक परंपरा में पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे कितना अलग है या वही है, इस बात पर जो दार्शनिक है, जो विचारक है, उसमें मत एक है। तो लेकिन फिर भी पुरुषार्थ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है कि पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के लिए, मतलब जो अर्थ मतलब यहाँ उद्देश्य है। तो जिस उद्देश्य की भी आप प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि आपको सम्यक ज्ञान से ही होगी। जो वैभाषिक बौद्ध दार्शनिक हैं, उन्होंने ही मुख्य रूप से बौद्ध ज्ञान मीमांसा, बौद्ध न्याय शास्त्र की चर्चा की है, बौद्ध ज्ञान मीमांसा और न्याय शास्त्र को इनरिच किया। तो इसके बाद अगर हम एक सामान्य परिचय और सामान्य चीज़ों को जानें, तो जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर भी चुके हैं, फिर भी एक बार उसको देख लेते हैं कि किसी भी ज्ञान के अस्तित्व के लिए तीन तत्वों की अपेक्षा है: प्रमाता, प्रमेय प्रमेय और प्रमाण। जैसे आप लोगों को पता है कि प्रमाता मतलब नोअर, जिसे हम ज्ञाता कहते आए हैं, वही प्रमाता है। प्रमेय ज्ञेय, नोएबल ऑब्जेक्ट। प्रमाण ज्ञान, और प्रमाण एक ही अर्थ में नहीं है, लेकिन आप अगर उससे तुलना करें तो ज्ञान के संदर्भ में आ जाएगा। प्रमाता कौन है? सब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन, नोवर। तो जिसको वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रमाता है, वह ज्ञाता है। प्रमेय क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन या नोएबल ऑब्जेक्ट को हम प्रमेय कहते हैं। जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या हो गया? ज्ञेय या प्रमेय। ठीक है। तीसरा होता है प्रमाण, वैलिड मीन्स ऑफ कॉग्निशन, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञात प्रमिति और प्रमाण, राकेश ने प्रश्न पूछा है, प्रमिति और प्रमाण एक है या अलग अलग? प्रमिति और प्रमाण अलग अलग है। प्रमाण साधन है, प्रमाण से के साधन से जो उत्पन्न होता है उसे प्रमिति कहते हैं। जैसे
जो प्रमा है, जो वैध ज्ञान है, उसे प्रमिति कहते हैं। तो जो प्रमाण से उत्पन्न होगा, जैसे प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन अनुमिति, अनुमान उसका करण है, प्रमाण करण है और प्रमिति साध्य। ठीक है राकेश? राकेश ठीक है, समझ में आ गया? What is the difference between the Paramiti and Pramana? Is it clear? नहीं, प्रमेय मतलब हो गया नोएबल ऑब्जेक्ट, और जो प्रमा जिससे घटित होती है वह प्रमिति है। जैसे मान लो, उदाहरण की बात करें, मेज के ज्ञान की बात करते हैं, तो प्रमेय क्या है? मेज प्रमेय है। यह मेज है, ये जो ज्ञान है, ये जो बोध है, वह प्रमिति है। ठीक है? ठीक है? ठीक है? कमेंट करके बताओ, मुझे पता नहीं चल पा रहा। जल्दी एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं सोच रहा था मैं सॉफ्टवेयर ले लेता हूँ। उस सॉफ्टवेयर से हम लोग गूगल मीट पे क्लास ले लेंगे और उसको लाइव कर देंगे यूट्यूब पर। मान लो जो कोई क्लास नहीं ले पा रहा है तो वो बाद में यूट्यूब पे देख ले, और हम लोग क्लास गूगल मीट पे लेते हैं या फिर जूम पे लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को सहजता से, आसानी से क्वेश्चन आंसरिंग जो इंटरेक्टिव क्लास होती है वो हो जाएगी। तो जो तीसरी चीज़ है प्रमाण, मान लीजिए कि ज्ञाता भी रहे, ज्ञेय पदार्थ भी रहे, लेकिन अगर ज्ञान का साधन ही ना रहे, प्रमाण ही ना रहे, तो क्या ज्ञान की प्रक्रिया संभव पाएगी? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं पाएगी। इसलिए प्रमाण या ज्ञान का जो साधन है, मीन ऑफ cognition or by recognition is called pramana. प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है, जो साधन है, वह प्रमाण है। ठीक है? इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। धर्म कीर्ति के अनुसार ज्ञान के अर्थ स्वरूप को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान का जो अर्थ स्वरूप है, यहाँ अर्थ स्वरूप का क्या मतलब है? कि वस्तु जिस रूप में है, उसको उसी रूप में जिसके कारण प्राप्ति होती है, उसके अर्थ का बोध जिसके कारण होता है, वह प्रमाण है। ठीक है? तो भारतीय चिंतन परंपरा में न्याय दर्शन प्रमाण शास्त्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमाण पर बहुत अधिक बल देता है, प्रमाण की बहुत ज्यादा चर्चा करता है। कालांतर में अन्य भी दार्शनिक संप्रदाय भी अपनी तत्व मीमांसा की रक्षा के लिए अपने तत्व मीमांसा के अनुरूप अपना न्याय शास्त्र का विकास उन्होंने किया। इस प्रक्रिया में जो सबसे पृथक और अलग न्याय शास्त्र का निर्माण किया गया, वो बौद्धों द्वारा किया गया। तो प्रमाण शास्त्र या न्याय शास्त्र की निर्माण किया गया, जिससे बौद्ध तत्वमीमांसी मान्यताओं का रक्षण हो सके, रक्षा किया जा सके। तो अगर हम प्रमाण के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रमाण कहा जाता, तराजू देखिए आपने, ये इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं, वो जो तराजू होती है जिसको होता देखा होगा, सब गिरजी ले जाते हैं, अभी लोग यूज करते हैं। तो उसका जो डंडा होता है ना, उसको प्रमाण कहते हैं। तो उसी के आधार पर हम उसी पे तुला लगा के हम चीजों को तौलते हैं। तो प्रमाण क्या है? वह आधार है जिससे हम सही गलत का तुला करते हैं, तौलते हैं तुला पर, जिससे हमको चीजें पता चल सके।
ठीक है। और ये बात की चर्चा हम लोग बार बार मैं करता रहता हूँ, आप लोग जानते हैं कि जो न्याय शास्त्र है उसको तर्कशास्त्र भी कहते हैं। प्रमाण शास्त्र ही न्याय शास्त्र है, तर्कशास्त्र है। लेकिन सामान्यतः जब हम तर्कशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमाण की चर्चा होती है, वह है अनुमान। अन्य प्रमाण भारतीय ज्ञान मीमांसा में जो स्वीकार किए गए हैं वो ज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन तब उसको हम तर्कशास्त्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जब हम तर्कशास्त्र की बात करते हैं तो वो वो जो है अनुमान के क्षेत्र में जाता है। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे सर में थोड़ा पेन है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है डीप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना हो, क्वेश्चन वोश्चन हो, तो तुम लोग पूछ लो। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है तो बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। लेकिन अगर कुछ पूछना हो जो अभी तक बताया है या और कुछ, तो पूछ लो। कमेंट करके जो कुछ भी पूछना है पूछ लो। एनीवन? नंदन, राजेश, किसी को भी पूछना हो। आवाज आ रही है मेरी? भारतीय चिंतन परंपरा में कई बार प्रमाण मीमांसा को न्याय मीमांसा के अंतर्गत या तर्कशास्त्र के अंतर्गत हम रख सकते हैं। और इस शब्द का प्रयोग कई बार ज्ञान मीमांसा के अर्थ में भी होता है। लेकिन ज्ञान मीमांसा हमेशा विस्तृत चीज है, क्योंकि प्रमाण शास्त्र में केवल प्रमाणों की चर्चा हो, जबकि ज्ञान में ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान का सीमाएं, ज्ञान के साधन जो कि प्रमाण है, केवल उसी की चर्चा होगी। तो दोनों को अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं में अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। कुछ जगह पर जो है इन दोनों को एक ही माना जाता है और कुछ जगह पर इसको हम अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन सामान्यतः आप इसे एक ही मानकर चलिए। न्याय को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है, तो न्याय पूरे तरीके सभी चीज की चर्चा करता है। और कुछ किसी और को पूछना हो? किसी और को कुछ पूछना हो, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अदरवाइज आज की क्लास हम लोग यहीं बाइंड अप करते हैं और आगे की क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बोलो। नंदन या राजेश, तुम लोगों को कुछ पूछना है? आई थिंक तुम लोगों को कुछ नहीं पूछना है, तो ठीक है। फिर आज की क्लास में बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। थोड़ा तो मेरे सामने